अब हम संघीय कार्यपालिका से संबंधित प्रावधानों की चर्चा करेंगे। वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक देशों में 3 तरह के मॉडल चलते हैं। पहला मॉडल है संसदीय मॉडल, जिसको आप उत्तरदायी सरकार या कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरा है, इसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है, जो ब्रिटेन से ली गई है। ऑल्दो वर्तमान में यह जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है, जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है, उत्तरदायी सरकार की बात करता है, वह प्रधानमंत्रीय शासन में परिवर्तित हो गया है। पहले वह सुपीरियर इन इक्वल या मंत्रियों में वह प्रथम होता था, अब उसकी स्थिति सर्वोच्चता की स्थिति हो गई है प्रधानमंत्रीय शासन के संदर्भ में। और यह प्रश्न मेंस में पूछने की संभावना है कि प्रधानमंत्री शासन का क्या मतलब होता है और क्या कैबिनेट फॉर्म से यह प्रधानमंत्री शासन में परिवर्तित हो गया है। दूसरा है अध्यक्षीय शासन, प्रेसिडेंशियल मॉडल, जो यूएसए में है, जहाँ यहाँ उत्तरदायित्व जो है वो विधायिका के प्रति होगा। संसदीय सरकार में जो है सारा उत्तरदायित्व विधायिका के प्रति होगा। अध्यक्षीय शासन में उत्तरदायित्व नहीं होता है विधायिका के प्रति। तीसरा जो फॉर्म होता है प्लूरल मॉडल, जो स्विट्जरलैंड में है। यहाँ एक 7 सदस्यीय अध्यक्षीय परिषद होती है और परिषद का प्रत्येक मेंबर बारी बारी से वह अध्यक्षीय पद धारण करता है, प्रधान का पद धारण करता है। तो यहाँ एक प्लूरलिस्टिक मॉडल चलता है। भारतीय संविधान में वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो ब्रिटेन से है उसको लिया गया है और ब्रिटेन के किंग, महारानी और भारत के राष्ट्रपति में एक चीज को छोड़कर सब कुछ बराबर है। यानी ब्रिटेन का संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख महारानी या राजा होगा, तो हमारे भी राष्ट्रपति संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होंगे। वास्तविक कार्यपालिका जो है वो प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री या कैबिनेट होगा, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और एक अंतर ये है कि हमारा जो प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख, औपचारिक प्रमुख, वह अप्रत्यक्ष रूप से ही सही चुना जाता है, वो गणतांत्रिक स्वरूप में है। लेकिन इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो चुना गया है, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड रिपब्लिक। लेकिन यहाँ हेड ऑफ द स्टेट जो है वो वंशानुगत है, इसलिए ब्रिटेन को आप रिपब्लिक नहीं कह सकते। अनुच्छेद की चर्चा करने से पहले यह हम जानना चाहेंगे या समझेंगे कि राष्ट्रपति की भारत में स्थिति क्या है। उसकी जो कार्यपालिका शक्ति संबंधी अधिकार हैं, विधायी शक्ति संबंधी अधिकार हैं, वित्तीय शक्ति संबंधी अधिकार हैं, आपातकालीन अधिकार हैं, राजनयिक अधिकार है, क्या वह इसका उपयोग स्वतः कर सकता है? क्या उसके जो विवेकाधीन शक्ति का दिया गया है क्या उसका प्रयोग वह हर समय कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। और इसलिए कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प है। और यह भी एक मेंस का क्वेश्चन होता है जो मेंस में आपको पढ़ाएंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक प्रक्रिया है और उसका एक निर्वाचक मंडल है। तो निर्वाचक मंडल के बारे में कहा जाता है अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल के बारे में वर्णन है। निर्वाचक मंडल, तो निर्वाचक मंडल में जो होगा, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा। इसके निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा नॉमिनेटेड नहीं होगा, निर्वाचित सदस्य जो हैं वो चुनाव में भाग लेंगे। इसके निर्वाचित सदस्य,
लोकसभा और राज्यसभा के जो मत हैं वो इक्वल हैं, एक वोट का। जो विधानसभा के कुल मतों से जो डिवाइड कर देंगे दोनों के प्लस को, वो उसका एक वोट होगा। विधानसभा में एक नियम है कि कुल जनसंख्या में उस क्षेत्र के विधानसभा की सदस्य संख्या गुने 1000, ये जो होगा हर एक राज्य का इसलिए अलग अलग होगा, और सारे राज्यों को जोड़ देंगे और उतना बटे लोकसभा राज्यसभा का कुल संसद डिवाइड कर देंगे तो संसद के वोट के बराबर हो जाएगा। यह जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं एकल संक्रमणीय विधि या और अनुपातिक विधि के आधार पर इसका चुनाव होता है। चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में कहा जाता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह एक यूनिक शेप है, यानी कम से कम मिनिमम जो वोट चाहिए वो 50% चाहिए, प्लस 50% प्लस 1 वोट चाहिए, उससे कम पे चुना नहीं जाएगा। और एक इसमें चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में एकमात्र व्यक्ति थे नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। तो एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है बीवी गिरी को। बीवी गिरी एकमात्र कैंडिडेट थे जो द्वितीय मतगणना के आधार पर चुने गए थे। उस समय हुआ ये था कि राष्ट्रपति जाकिर हुसैन 1 वर्ष 11 महीने की अल्पायु में ही अपने कार्यकाल में उनकी मृत्यु हो गई। बीवी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे, वो ट्रेड यूनियन के नेता थे और वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। और कांग्रेस ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को घोषित किया, परंतु कांग्रेस में 2 गुट बट गया। एक जो ओल्ड फॉक्स थे वो नीलम संजीव रेड्डी को समर्थन कर रहे थे, और इंदिरा गांधी से गूंगी गुड़िया कहा था, तो उसने सोचा कि हम इन ओल्ड फॉक्स को अपनी स्थिति बता देते हैं कि हम मुझे सिर्फ गूंगी गुड़िया नहीं कहा जाए, हमारे पास शक्ति है। और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बीवी गिरी को खड़ा कर दिया। कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से उन्होंने रिजाइन दिया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वो खड़े हो गए। और इंदिरा गांधी ने न सिर्फ अपने दल के सदस्यों को, विपक्षी दल के सदस्यों को भी कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर आप वोट दें। तो पहले मतगणना के आधार पर न तो नीलम संजीव रेड्डी और न ही बीवी गिरी 50% मत को क्रॉस कर पाए, और द्वितीय मतगणना के आधार पर फिर बीवी गिरी चुने गए और उनको वोट आया 50.2%, तो जस्ट जीत गए थे। तो ये चीज आप इस 2 चीज को ध्यान में रखेंगे। अब हम राष्ट्रपति के से जुड़े हुए शक्तियों की चर्चा कर करके उसमें बहुत सारे अनुच्छेद आपको काम देंगे एग्जाम में। जैसे मान लो कार्यपालिका शक्ति, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति 53 में कहा गया, अनुच्छेद 53 में, कि सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति को हम देखेंगे तो राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में देखेंगे तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है, आर्टिकल 53 में, कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने
नस्त अधिकारियों के सहयोग से अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा। आर्टिकल 77 में कहा गया है कि कार्यपालिका से संबंधित सारे कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। आर्टिकल 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका से संबंधित सूचनाएं राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से या कैबिनेट से मांग सकता है। और अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका से संबंधित शक्ति के प्रयोग करने के लिए अनुच्छेद 74 के तहत एक मंत्री परिषद गठन करेगा, जिसका मंत्री परिषद गठन करेगा और इसके लिए वह प्रधानमंत्री का चयन करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की वह नियुक्ति करेगा। इसके अलावा सारे अधिकारियों की भी नियुक्ति करेगा। राज्यपाल हो या एक चीज याद रखिएगा, मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये कंफ्यूजन में नहीं रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति या शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति के तरफ से उपराज्यपाल करता है। तो दिल्ली और पांडिचेरी का जब भी आएगा तो मुख्यमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तो कार्यपालिका इसके अलावा अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय आयोग गठित कर सकता है और विभिन्न नियुक्तियां कर सकता है। अब हम इनके विधायी शक्ति के बारे में समझेंगे। विधायी शक्ति, आर्टिकल 79 कहता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनता है, यानी वो संसद का अभिन्न अंग है। आर्टिकल 80 में राष्ट्रपति कला, साहित्य, संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। 12 सदस्यों को वह नॉमिनेट कर सकता है। आर्टिकल 85 1, 2, 3 के तहत वह सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और कहता है कि नया संसद गठन होगा तो उसको पहला अभिभाषण देने का अधिकार है और हर एक साल संसद का जो प्रथम सत्र है तो दोनों सदनों को संबोधित करेगा। इसके अलावा अगर कोई विधेयक पर दोनों सदन में असहमति हो जाती है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। तो उस को आहूत करने का अधिकार अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को ही है और 3 बार इससे पहले ये आहूत किया जा सका है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को वह रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या उसको मंजूरी नहीं भी दे सकता है। ध्यान में रहिएगा, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर। इसमें कहा गया है एक और है कि कुछ प्रस्ताव, कुछ संशोधन बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के नहीं पारित किया जा सकता है। जैसे धन विधेयक अनुच्छेद 111 या वैसे
विधेयक जो जिसमें यह वर्णन हो कि संचित निधि से धन निकाला जाएगा और वह धन विधेयक नहीं होगा अनुच्छेद 17 के तहत उसकी भी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। नए राज्यों के निर्माण सीमा क्षेत्र में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत उसकी भी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई विधेयक होगा तो उसकी भी अनुमति लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 304 में जो व्यापार की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान है उसके लिए भी मंजूरी लेना पड़ेगा। और आर्टिकल 274 जो कराधान से संबंधित प्रावधान है जिससे अलग अलग राज्य प्रभावित हो सकते हैं उसकी भी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ये चीज ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और कहा जाता है कि अनुच्छेद 13(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधि के समान होगा। विधि के समान यानी जो संशोधन पेश या कानून पेश किया था उसी के समान होगा, यानी वह भी एक्ट के रूप में ही माना जाएगा, अधिनियम ही उसको माना जाएगा। लेकिन यह उसमें यह कहा गया है कि संसद सत्र चलने के बाद 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित हो जाना चाहिए। इसमें एक और प्रश्न आता है कि अगर दोनों सदन में एक सदन भी चल रहा हो तो क्या अध्यादेश जारी किया जा सकता है? हाँ, निश्चित है। एक यहाँ अधिनियम का मतलब है कि दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाना। तो अगर दोनों सदन नहीं चल रहे हैं तो अध्यादेश जारी किया ही जा सकता है। लेकिन अगर एक सदन भी चल रहा है तो वो सक्षम नहीं है अधिनियम को पारित करने के लिए, तो उस समय भी अध्यादेश जारी वो कर सकता है। यह राष्ट्रपति की विधायी अधिकार है। इसके अलावा राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। तो न्यायिक शक्तियां में जैसे अनुच्छेद 72 क्षमादान करने की शक्ति, लेकिन यह क्षमादान की शक्ति कहता है कि मंत्रिमंडल के द्वारा जो सलाह दिया जाएगा वही कर सकता है, अपने से राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। 103 चुनाव आयोग से जो अर्हता संसद से संबंधित, संसद सदस्यों से संबंधित अर्हता से संबंधित सुझाव मारने का अधिकार है। आर्टिकल 143 अगर सार्वजनिक महत्व का कोई चीज है जिस पर लगता है कि सलाह लेना जरूरी है तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लिया जाता है आर्टिकल 143 के तहत, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। फिर अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों या मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसके अलावा अनुच्छेद 145 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पद्धतियां, न्यायिक पद्धतियां अपनाई जाती है उससे संबंधित स्वरूप को अनुमोदन करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। इसके अलावा राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां देखेंगे। वित्तीय शक्तियां तो पहला है कि अनुच्छेद 112 जिसमें कहा था वार्षिक वित्तीय विवरण यह राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि बजट कौन पेश करता है तो वित्त मंत्री राष्ट्रपति की तरफ से पेश करता है। तो बजट राष्ट्रपति पेश करता है, उसकी तरफ से वित्त मंत्री पेश करता है अनुच्छेद 112 के तहत। उसके अलावा धन विधेयक हो, वित्त विधेयक हो या अनुदान मांगे हो, बिना राष्ट्रपति की अनुमति से पेश नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आकस्मिक निधि पर भी राष्ट्रपति का ही नियंत्रण होता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रेषित करता है तो उसको भी मंजूरी देने या नहीं देने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है।
अगर सैन्य शक्तियां देखेंगे तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण तीनों सेना का अध्यक्ष होता है, और अनुच्छेद 53(2) में कहा गया है कि युद्ध एवं शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा राजनयिक शक्ति होती है, वह विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है और विदेश से आए राजदूतों की नियुक्ति को स्वीकार करता है। और अगर इसके अलावा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां 352, 356 और 360। अनुच्छेद 352 जिसको राष्ट्रीय आपात कहते हैं, तो इसमें कहा है कि बाहरी आक्रमण अगर होगा तो उसके खिलाफ जो है उस परिस्थिति में आपातकाल लगाया जाता है, यानी बाहरी आक्रमण होगा तो। और उसके तहत 1962 और 1971 चीन के साथ युद्ध, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय आपातकाल लगाया गया था। तीसरा आपातकाल 1975 में लगाया गया था 1952 के तहत। ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहा था और इसमें कहा गया कि एक नया शब्द इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया था, क्योंकि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के संदर्भ में एक बहुत कंट्रोवर्सी रहा था। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे, खासकर जब इंदिरा गांधी की निर्वाचन को रद्द कर दिया गया था और उनके तानाशाही रवैये के खिलाफ पूरे भारत में आंदोलन चल रहा था, तो इस आंदोलन को कुचलने के लिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई। यह गैर कानूनी था। एक तो इसमें कैबिनेट की मंजूरी नहीं ली गई और दूसरा कोई लिखित प्रावधान नहीं किया गया था। सीधा राष्ट्रपति को सलाह दी गई कि आप इसको, फखरुद्दीन अली अहमद को, कि आप इसे लागू कर दें। इसको संवैधानिक जामा पहनाने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया, जिसमें जोड़ा गया कि आंतरिक विद्रोह के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो आंतरिक विद्रोह के आधार पर भी आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने 44वां संविधान संशोधन 1978 पेश किया, जिसमें कहा कि नहीं, आंतरिक विद्रोह के आधार पर आप नहीं लगा सकते हैं जब तक कि सशस्त्र विद्रोह न हो। जब तक कि सशस्त्र विद्रोह न हो तो बाहरी आक्रमण और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन एक और चीज जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहली बार जो कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसमें परीक्षा में पूछा जाता है कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल कहां है, तो अनुच्छेद 352, और उसमें वर्णन यह किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल बिना कैबिनेट के मंजूरी से नहीं लागू किया जा सकता है और वह भी लिखित होना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, B.R. अम्बेडकर ने कहा कि यह अनुच्छेद ऐसा है जिसका शायद ही कभी प्रयोग होगा, लेकिन मेरे अनुसार इस अनुच्छेद का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ और सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ। अभी तक 121 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और उसमें अधिकतर बार जो है वो राजनीतिक द्वेष के कारण लगाया गया है। और अनुच्छेद 356 और राज्यपाल की भूमिका से संबंधित मेंस का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जिसको हम लोग मेंस की क्लास में देखेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है
अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति पर दंडिक कार्यवाही से मुक्ति की बात की गई है। विशेषकर फौजदारी मामले उसे कार्यकाल में नहीं लगाए जा सकते हैं। अगर उसके कार्यकाल के पूर्व कोई अगर सिविल मामला हो तो उसके लिए भी 2 माह पूर्व जो है उसको सूचित करना पड़ेगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का भी वर्णन है आर्टिकल 61 में, इसको आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये सारे जो अधिकार राष्ट्रपति को हैं वह मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर ही किया जाता है। आर्टिकल 74(1) में 42वें संविधान संशोधन 76 के द्वारा जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस कर सकता है, परंतु अगर वास्तविकता में देखेंगे तो वह बाध्य है। अगर विट्टो से संबंधित अगर हम 3 तरह के विट्टो की चर्चा कर लें तो राष्ट्रपति की शक्ति के संबंधित जो रबर स्टाम्प की जो अवधारणा वो पता चल जाएगी। एक होता है अत्यंतिक विट्टो। अत्यंतिक विट्टो जो एब्सोल्यूट विट्टो कहता है, यानी विधेयक को मंजूरी नहीं देना, लेकिन यह जो है वो सिर्फ गैर सरकारी विधेयक के संदर्भ में होता है। ये जो आप ये कह सकते हैं अत्यंतिक विट्टो जो है वो मंत्रिमंडल के अधीन है, मंत्रिमंडल के अधीन है, ठीक है। सिर्फ गैर सरकारी विधेयक की मंजूरी नहीं दी जाती है। एक बार 1954 में पेप्सू विधेयक में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जो है वो रोक ली थी। दूसरा है निलंबनकारी विट्टो। निलंबनकारी विट्टो यह ऐसा विट्टो है कि राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए जो शक्ति 44वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा दिया गया तो उसकी तय उसको निलंबित कर देता है, पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है। इसको कहते हैं निलंबनकारी विट्टो। इस विट्टो का इस्तेमाल 3 बार हुआ है। एक बार 1991 में वेंकट रमन ने किया था और संसदों के वेतन पेंशन से संबंधित जो विधेयक है उसको वापस लौटा दिया। फिर 1997 में KR नारायणन ने बिहार और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन से संबंधित विधेयक को वापस लौटा दिया। और तीसरा बार APJ अब्दुल कलाम ने जो है वो वापस कर दिया था लाभ के पद से संबंधित जो संसद की अर्हता से संबंधित जो प्रावधान था उसको वापस कर दिया। तीसरा है JB भुट्टो या पॉकेट विट्टो। इसका इस्तेमाल ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। JB विट्टो उसको कहते हैं कि राष्ट्रपति अगर उसको वापस लौटाता है तो पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा तो उसको मानना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निश्चित नहीं की गई है और इसका फायदा उठाते हुए यानी जैल सिंह ने 1986 में पोस्ट ऑफिस बिल को पॉकेट में रख लिया। उसको न तो मंजूरी दी न उसको वापस लौटाया। इसको कहते हैं पॉकेट विट्टो। लेकिन इक्के दुक्के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। राष्ट्र की जो विवेकीय शक्ति है वह जैसे राज्यों में राज्यपाल के पास है वैसा राष्ट्रपति के पास नहीं है।
और अगर राज्यपाल से तुलना करेंगे तो राष्ट्रपति की स्थिति बहुत कमजोर है। लेकिन कुछ विवेकाधीन शक्ति भी है। जैसे कोई किसी चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है तो राष्ट्रपति उसमें विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है और कई बार किया भी गया है। फिर अगर किसी मंत्रिमंडल ने अपना विश्वास मत लोकसभा में खो दिया है लेकिन रिजाइन नहीं दे रहा है तो उसको बर्खास्त कर सकता है। अगर कोई लोकसभा में बहुमत खो दिया है और वो अगर विघटन की सिफारिश करे तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। या अचानक किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और यह निर्णय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से वो नियुक्ति कर सकता है। तो विवेकाधीन शक्ति है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में 78 के तहत वह सूचना मांग सकता है कार्यपालिका से संबंधित। वास्तविक में उसको एक अभिभावक, एक संरक्षक के रूप में राष्ट्रपति की हमारे यहां व्यवस्था है। वह देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है लेकिन शासन का प्रतिनिधित्व नहीं। वह कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं हो सकता है, वो एक संरक्षक के रूप में काम कर सकता है। इससे संबंधित जो मेंस के क्वेश्चन होंगे हम मेंस की क्लास में पढ़ेंगे।